All right. Assalamu alaikum everyone. वालेकुम So अस्सलाम। today's वालेकुम topic अस्सलाम। is क्या हाल है बच्चों आप लोगों का? अल्हम्दुलिल्लाह मैम। मैम सद मैम चले चले फिर आज का लेक्चर शुरू करते हैं। So as you can see, my question is, do animals laugh? यस मैम। यस मैम। All right. इस मैम इसके एग्जांपल हाइनास है, वो लाफ। Very good. So yes, it was just a fun fact that animals do laugh. They do have emotions to express. So it was just a little warmer for all of you. Let's start our 7th lecture of nutrigenomics, and the topic of our lecture is antioxidant status and gene expression. आज के लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे डिफरेंट डाइटरी एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं और डिजीजेस को प्रिवेंट करते हैं. So before moving on, एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? What are मैम जो फ्री रेडिकल्स फ्री रेडिकल्स को स्टेबलाइज करते हैं और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं, जैसे विटामिन ए हो गया, ई हो गया, सी हो गया, क्या? Very good. ठीक है आदिल. So antioxidants inhibits the oxidation of other molecules और इसमें आ जाता है free radicals. ये free radicals के oxidation को prevent करते हैं और oxidative damage को भी prevent करेंगे. Mechanism इसका यही है कि जो antioxidants होते हैं they donate their extra electron to the free radicals और फिर वो free radicals जो है वो healthy cells में convert हो जाते हैं. There are 4 different types of antioxidants. We have man-made antioxidants, then we have natural substances. अब जो man-made antioxidants हैं ये वो antioxidants हैं जो हम supplement की form में ले रहे हैं और अब आजकल तो commercial level के ऊपर powder form में भी antioxidants available होते हैं. और नेचुरल सब्सटेंसेस जो हैं वो हैं जो कि हमारे नेचुरल फूड सोर्सेज में हैं. जैसे हमारे पास फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं दे आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स एंड दे आर द रिच सोर्सेज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स और ये नेचुरल सोर्सेज हैं. तो इस तरह हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो हम क्लासिफाई करते हैं इनटू 2 मेजर टाइप्स. एक तो मैन मेड है, दूसरे नेचुरल है. मेजर में हमारे मैन मेड में हमारे पास जो है वो डाइटरी सप्लीमेंट्स आ जाते हैं और नेचुरल में हमारे पास फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आ जाती हैं. So there are various antioxidants. अगेन ये जो है ना आपके सामने जो चार्ट है ये बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स है. हम एंटीऑक्सीडेंट्स को क्लासिफाई करते हैं इनटू 2 कैटेगरीज. Number 1 we have the endogenous antioxidants. अब endogenous means जो inside हो. Endo means inside. So endogenous antioxidants are also known as the primary antioxidants, and they are those antioxidants which are naturally produced by our body. हमारी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस कर रही है एंडोजेनस एंटीऑक्सीडेंट्स को और इसके एग्जांपल में हमारे पास SOD और विच इज सोडियम डिस्म्यूटेज आ जाता है, वो आ जाता है. और इसके बाद हमारे पास CAT विच इज द कैटलेज और GPX. ये हमारे पास डिफरेंट एंजाइम्स हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट इन नेचर हैं और बॉडी नेचुरली इनको प्रोड्यूस कर रही है. दूसरी हमारे पास क्लासिफिकेशन आ जाती है डाइटरी एंटीऑक्सीडेंट्स की और डाइटरी एंटीऑक्सीडेंट्स आर आल्सो नोन एज सेकेंडरी एंटीऑक्सीडेंट्स और इनकी जो सोर्सेज होती हैं दे आर फ्रॉम द फूड. यानी डाइटरी एंटीऑक्सीडेंट्स हम फूड के थ्रू कंज्यूम कर सकते हैं और इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं ग्लूटाथायोन की, कोएंजाइम Q10 की, कैरोटीनॉइड्स हैं, फ्लेवोनॉइड्स हैं, विटामिन CAE है और मिनरल्स हैं. तो इस तरह से हम अपने एंटीऑक्सीडेंट्स को क्लासिफाई करते हैं इनटू दी 2 मेजर कैटेगरीज. अब इसको देख लेते हैं.
ये जो भी मैंने डिस्कस किए हैं इसमें से स्पेसिफिकली जो हमारे, क्योंकि डाइटरी एंटीऑक्सीडेंट्स तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह पता होंगे, मिनरल्स क्या होते हैं और विटामिन्स क्या है। तो जो मेजर पार्ट है वो आप लोगों को एंडोजिनस एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में पता होना जरूरी है। तो सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज जो है ये बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है एज एन एंटीऑक्सीडेंट, और ये करता क्या है कि ये कैटेलाइज करता है डिसम्यूटेशन ऑफ द सुपर ऑक्साइड रेडिकल्स और उनको कन्वर्ट करता है इनटू दी हेल्दी सेल्स सच एज द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। कैटेलेज जो है ये भी एक एंजाइम है और ये भी एक्ट करता है एज एन एंटीऑक्सीडेंट और कैटेलाइज करता है डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू दी वाटर एंड ऑक्सीजन। ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज जो है ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट है, बॉडी का मास्टर एंटीऑक्सीडेंट है, क्योंकि ये ग्लूटाथायोन को प्रोड्यूस करता है, सिंथेसाइज करता है हमारी बॉडी में। कोएंजाइम Q10 जो है वो it helps to provide energy to the cells. Then we have melatonin. Melatonin जो है वो एक हार्मोन है जो कि स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है। इसके अलावा ये एक्ट करता है एज एन एंटीऑक्सीडेंट एंड प्रोवाइड्स ये रेडिकल स्कैवेंजिंग इफेक्ट। और मेलेटोनिन जो है वो डिफरेंट फूड्स में भी प्रेजेंट होता है और उसके थ्रू भी हम मेलेटोनिन को कंज्यूम कर सकते हैं। डाइटरी सोर्सेज ऑफ मेलेटोनिन जो है इट इंक्लूड्स बनानास, almonds है, spinach है and tomatoes. So these are the example of foods which are rich in melatonin। और melatonin है क्या, ये basically एक हार्मोन है जो कि एज एन एंटीऑक्सीडेंट एक्ट करता है हमारी बॉडी में। Then we have lipoic acid। lipoic acid जो है वो enhance करता है body's ability to use its own insulin to lower the blood glucose level in people with type 2 diabetes। Vitamin E जो है it has an anti-aging effect। Vitamin C is involved in the repair of the tissues and the enzyme। So ये सिर्फ एक ओवरव्यू था, ये सारी बातें बच्चों आप लोगों को पता है कि विटामिन्स और मिनरल्स जो है वो एंटीऑक्सीडेंट एज एन एंटीऑक्सीडेंट एक्ट करते हैं और बॉडी में उनका मेजर रोल क्या है। Now let's talk about glutathione, which is the body's master antioxidant। और आगे स्लाइड में जो है वो ग्लूटाथियोन की शॉर्ट फॉर्म GSH यूज होगी, ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए GSH क्या है। इट इज द ग्लूटाथियोन व्हिच इज एन मास्टर एंटीऑक्सीडेंट। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ GSH? अच्छा जी, अब GSH जो है वो सेल डिवीजन में रोल प्ले करता है, डिफेंस मैकेनिज्म में रोल प्ले करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को प्रमोट करेगा, इट विल एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट, डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है, डीएनए रिपेयर और सेल सिग्नलिंग में भी इसका एक इम्पोर्टेंट रोल है। सो आप ये देख सकते हैं कि GSH जो है वो बेसिकली सेल साइकिल को और इसके अलावा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मेजर रोल प्ले कर रहा है। प्रोटीन सिंथेसिस और डीएनए रिपेयर में भी इसका रोल है। तो ये इसके कुछ इम्पोर्टेंट रोल्स हैं जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए। अब हम बात करते हैं ग्लूटाथियोन के सिंथेसिस की। ग्लूटाथियोन जो है बेसिकली एक एंटीऑक्सीडेंट है जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर रहा है। लेकिन ग्लूटाथियोन एक तो हमारी बॉडी जो है वो सिंथेसाइज कर रही है क्योंकि ये एंडोजिनस एंटीऑक्सीडेंट है। इसके अलावा ग्लूटाथियोन जो है उसका सिंथेसिस हमारी बॉडी में होता कैसे है, वो डिफरेंट फूड सोर्सेज के थ्रू, और इसका मैकेनिज्म क्या है। तो जो अब हमारे पास ब्लूबेरीज और रेस्पबेरीज हैं, हमें पता है कि दे आर अबंडेंट इन एंटीऑक्सीडेंट्स। अब उनके अंदर जो है वो कलरिंग पिगमेंट्स होते हैं एंथोसायनिन्स। एंथोसायनिन्स के अंदर एक जो है वो बायोएक्टिव कंपोनेंट होता है सायनिडिन 3 बीटा ग्लूकोसाइड C3G। सायनिडिन 3 बीटा ग्लूकोसाइड C3G ये जो है एक बायोएक्टिव कंपोनेंट है विच इज प्रेजेंट इन एंथोसायनिन्स। एंथोसायनिन्स जो है वो कलरिंग पिगमेंट होते हैं जो कि ब्लूबेरीज और रेस्पबेरीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, जीन लेवल के ऊपर C3G जो है वो स्टिमुलेट करेगा जीन एक्सप्रेशन ऑफ बायोसिंथेसिस ऑफ ग्लूटाथियोन
thus providing the cellular protection. ठीक है, अब हम न्यूट्रोजेनोमिक्स में इफेक्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑन जीन एक्सप्रेशन पढ़ते हैं। और ग्लूटाथियोन की सिंथेसिस को अगर हम जीन लेवल के ऊपर देखें कि बॉडी जो है वो जीन लेवल के ऊपर कैसे सिंथेसाइज कर रही है, तो इसमें एंथोसायनिन्स का रोल आता है। एंथोसायनिन्स में स्पेसिफिकली C3G का रोल आता है और ये प्रेजेंट होते हैं ब्लूबेरीज और रेस्पबेरीज में, और ये जीन लेवल के ऊपर जो है ग्लूटाथियोन के सिंथेसिस को प्रमोट कर रहे हैं। अब एक रिसर्च है, उसके अकॉर्डिंग 2 फैक्टर्स हैं जो कि ग्लूटाथियोन के सिंथेसिस को कंट्रोल करते हैं और इफेक्ट रेगुलेट करते हैं। ठीक है, नंबर 1 इज द जेनेटिक बैकग्राउंड एंड नंबर 2 इज द डाइटरी इनटेक ऑफ C3G। सो यू कैन सी के इस फ्लो चार्ट में राइट साइड पे हमारे पास जेनेटिक बैकग्राउंड है, फिर हमारे पास डाइटरी C3G है। बोथ ऑफ देम आर regulating the expression of glutathione synthesis। ठीक है, अब ये शॉर्ट फॉर्म्स जो हैं ये आप लोगों को अगर क्लियर होंगी तो स्लाइड समझ आ जाएगी, इसलिए ये आप लोग याद रखिएगा कि C3G जो है वो साइनाइडिन 3O बीटा ग्लूकोसाइड की शॉर्ट फॉर्म है और GSH जो है वो ग्लूटाथियोन की शॉर्ट फॉर्म है। और यहाँ पे जो रिसर्च हुई हुई है इसने ये इंडिकेट किया है कि हमारे जीन एक्सप्रेशन ऑफ ग्लूटाथियोन को एक तो जेनेटिक वेरिएशन और जेनेटिक बैकग्राउंड अफेक्ट करता है और दूसरा डाइटरी इनटेक ऑफ C3G अफेक्ट करता है। यानी हमारे पास एविडेंस है कि डाइटरी इनटेक ऑफ C3G सिंथेसिस ऑफ ग्लूटाथियोन एट जीन लेवल को रेगुलेट कर रहा है। नाउ व्हाट विल हैपन जी। मैम ये मेरा इंटरनेट का प्रॉब्लम है या आपकी आवाज़ जो है वो कभी हल्की हो रही है कभी तेज़ हो रही है? आई डोंट नो, खैर अब आपको ठीक आ रही है? मैम सही आवाज। चले मैम आवाज ठीक है। चलें, ठीक मैम है, आपकी आवाज चलें आदिल, आप फिर बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना, सही है। ओके मैम। फिलहाल जो आपको स्लाइड्स नजर आ रही है ना, इनके आप नोट्स बनाते रहें ताकि जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं बाय द एंड ऑफ द लेक्चर वो आपको याद हो। अच्छा जी, ग्लूटाथियोन की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो फिर क्या होगा? अब हमें ये पता है कि ग्लूटाथियोन जो है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर रहा है, एज एन एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी में एक्ट करता है। तो डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूटाथियोन लीड्स टू द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इन योर बॉडी, and this oxidative stress plays a key role in aging and pathogenesis of many diseases, including Alzheimer's disease, Parkinson's disease, liver disease, sickle cell anemia, HIV/AIDS, cancer, heart attack, stroke, and diabetes. सो पॉइंट इज कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक एजिंग को प्रोग्रेस करने में या एजिंग को स्पीड अप करने में। इसके अलावा पैथोजेनेसिस ऑफ डिफरेंट डिजीज में भी इसका एक इम्पोर्टेंट रोल है। और ऑलमोस्ट जितने भी मेजर डिजीजेस हैं जैसे कैंसर हो गया, हार्ट प्रॉब्लम्स हो गए, डायबिटीज है, और इसके अलावा एज रिलेटेड डिजीजेस जैसे अल्जाइमर और पार्किंसन डिजीज है, इन सब के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल है। जितना ज्यादा ऑक्सीडेटिव डैमेज आपकी बॉडी में होगा उतना ज्यादा चांसेस ऑफ डिजीजेस जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अब ये एक और रिसर्च है और इसमें जो है डिस्कस किया गया है कि जो रिड्यूस्ड ग्लूटाथियोन है इट लीड्स टू द वेस्कुलर डिसफंक्शन। आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, वेस्कुलर डिसफंक्शन बेसिकली refers to the vascular system, और vascular dysfunction जब बॉडी में होता है उसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम्स और CVD होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो राइट साइड पे आप ये देख सकते हैं कि जो डाइटरी एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं such as low selenium levels, increase in the oxidative stress, methionine level अगर ज़्यादा है, उस polymorphism mutation हो रही है उसकी वजह से, या जेनेटिक एंड एपिजेनेटिक फैक्टर्स है। सो ये जो ग्रीन बॉक्स है इसमें आपको पॉजिटिव फैक्टर्स नजर आ रहे हैं जिसकी वजह से ग्लूटाथियोन की डेफिशिएंसी हो सकती है। सो मेजर पॉजिटिव फैक्टर्स हमारे पास जो है वो डाइटरी और एनवायरमेंटल फैक्टर है, इसके साथ हमारे पास जेनेटिक और एपिजेनेटिक फैक्टर्स हैं। सो ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स
leads to the reduced glutathione peroxidase 1 activity. अब ये ग्लूटाथियोन पेरोक्सिडेज 1 क्या है? ये एक एंजाइम है आपकी बॉडी का जो कि ग्लूटाथियोन के सिंथेसिस को प्रमोट कर रहा है, और मेन रोल इसका ये है कि ये ऑक्सीडेटिव डैमेज को प्रिवेंट करता है। तो इस रिसर्च के अकॉर्डिंग जब इन्वायरमेंटल फैक्टर और डाइटरी फैक्टर्स जो है वो ग्लूटाथियोन पेरोक्सिडेज 1 की एक्टिविटी को कम कर देंगे, उसकी वजह से क्या होगा कि नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल्स जो हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे। अब नाइट्रिक ऑक्साइड जो है उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है आपके वेस्कुलर सिस्टम को रेगुलेट करने में। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो एक्ट करता है एज अ मेजर वेजोडाइलेटर और आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करेगा और इनहिबिट करेगा प्लेटलेट एग्रीगेशन को, जिसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम और इस्कीमिया हो सकता है। ठीक है, तो इस रिसर्च के अकॉर्डिंग हमारे पास ये एविडेंस है कि जीन लेवल के ऊपर ग्लूटाथियोन पेरोक्सिडेज एंजाइम जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड के एक्सप्रेशन को कम कर देगा और उसकी वजह से वेस्कुलर डिसफंक्शन हो सकता है। कॉजेज ऑफ ग्लूटाथियोन डेफिशिएंसी डिस्कस कर लेते हैं। ये भी एक रिसर्च है और इसमें स्पेसिफिकली न्यूट्रिशनल फैक्टर्स को देखा गया है जो कि ग्लूटाथियोन की डेफिशिएंसी कॉज कर सकते हैं। So according to the findings of this research, cellular GSH concentrations are reduced in response to the protein malnutrition, oxidative stress, pathological conditions such as hyperglycemia, and low dietary cysteine intake, which boosts the expression of glutamate cysteine ligase, which inhibits the GSH synthesis. अब ये आपको हाईलाइटेड रेड पॉइंट में नजर आ रहा है कि मैं बात कर रही हूँ जो हमारा सिस्टीन है। सिस्टीन, व्हाट इज सिस्टीन? वेरी गुड, ठीक है। सो सिस्टीन जो है वो एक अमाइनो एसिड है। अगर हमारी डाइट में स्पेसिफिकली सिस्टीन के लेवल्स कम हो तो जीन लेवल के ऊपर ग्लूटामेट सिस्टीन लाइगेज के एक्सप्रेशन ज्यादा होना शुरू हो जाता है, और ग्लूटामेट सिस्टीन लाइगेज जो है वो ग्लूटाथियोन के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। तो ये मेजर 4 फैक्टर्स थे इस रिसर्च के अकॉर्डिंग। ये बच्चों आप लोगों को एज इट इज याद होने चाहिए फिंगर टिप्स पे कि ग्लूटाथियोन की डेफिशिएंसी जो है वो किस फैक्टर्स की वजह से हो सकती है। एक तो अगर प्रोटीन मैल न्यूट्रिशन हो। देखें, सिस्टीन जो है वो अमाइनो एसिड है। अगर आपकी डाइट में प्रोटीन मैल न्यूट्रिशन है, आप प्रोटीन सोर्सेज नहीं ले रहे हैं, इनसफिशिएंट है, तो जीन लेवल के ऊपर ग्लूटामेट जीन लेवल के ऊपर ग्लूटाथियोन जो है वो सिंथेसाइज नहीं होगा। फिर इसके अलावा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस अगर बॉडी में ज्यादा है, जैसे एजिंग के साथ जो है वो नेचुरली ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो ज्यादा होना शुरू हो जाता है, या कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन है यानी कोई डिजीज स्टेट है, जैसे अगर कोई हाइपरग्लाइसीमिया हो गया, हाइपरकोलेस्ट्रीमिया हो गया, ये वो कंडीशंस है जिसकी वजह से भी ग्लूटाथियोन की डेफिशिएंसी हो सकती है। मेजर कॉजेज है। फूड सोर्सेज ऑफ सिस्टीन की बात कर लेते हैं। प्रोटीन रिच फूड सोर्सेज जो हैं वो सिस्टीन की फूड सोर्सेज हैं, और एग्जांपल्स आ जाती हैं चिकन है, टर्की है, योगर्ट, चीज, एग्स, सनफ्लावर सीड्स एंड लेग्यूम्स। अब ये भी जो है वो एक रिसर्च की फाइंडिंग्स हैं। ठीक है, मैं इसको जूम करके आपको दिखा देती हूँ। ये आउटर जो स्टार्स बने हुए हैं येलो कलर के, बेसिकली ये इंडिकेट कर रहे हैं कॉजेटिव फैक्टर्स जिसकी वजह से ग्लूटाथियोन की डिप्लीशन होती है बॉडी में और सेल्स में। अब डिप्लीशन का मीनिंग होता है जो बॉडी के स्टोर्स हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं, या बॉडी में जो ग्लूटाथियोन लेवल्स हैं वो कम हो रहे हैं। सही। सो डिफिशिएंसी और डिप्लीशन में डिफरेंस है। डिप्लीशन मींस कि आपके स्टोर्स या आपका लेवल बॉडी के अंदर कम हो रहा है। डेफिशिएंसी मींस कि वो इनएडिक्वेट है, इनसफिशिएंट है।
So different factors such as infection है, aging है, poor diet, drugs, stress, pollution, injury, radiation, all of these different factors leads to the increase in the free radicals, oxidative stress, and toxic buildup in your body. And all of these factors leads to the glutathione depletion, and this ultimately leads to the cell death. देयर आर डिफरेंट न्यूट्रिशनल फैक्टर्स जो कि ग्लूटाथियोन को इनहेंस कर सकते हैं। अभी तक हम लोग वो फैक्टर्स देख रहे थे जिसकी वजह से ग्लूटाथियोन की डेफिशिएंसी हो रही थी। अब हमें ये समझ आ गया कि डेफिशिएंसी होने की वजह से बहुत सारे डिजीज हो सकते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज़्यादा हो जाएगा। तो अब हम इसको अपनी डाइट के थ्रू या न्यूट्रिशनल फैक्टर्स के थ्रू कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अब ये एक और रिसर्च है और इसमें डिफरेंट न्यूट्रिशनल फैक्टर्स को जो है वो देखा गया था। ये भी बच्चों आप लोगों को एज इट इज याद होने चाहिए न्यूट्रिशनल फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि ग्लूटाथियोन को एनहांस कर सकते हैं। तो इट इंक्लूड्स ग्लूकोसामाइन, taurine, omega-3 PUFAs हैं, polyphenols, carotenoids, and zinc. So 6 of these nutritional factors have been related to enhance the glutathione in your body. अब ग्लूकोसामाइन क्या होता है? Anyone? किसी को पता है ग्लूकोसामाइन क्या होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन। अच्छा, कोई और? टॉरिन पता है क्या मैम होता है? अमाइनो शुगर होती है, ग्लूकोज एंड वेरी अमाइन। गुड। किसने बताया ये? मैम मैंने आधी। ठीक है, शाबाश आदिल। सो ग्लूकोसामाइन जो है वो एक अमाइनो शुगर है और बेसिकली ये आपकी बोन हेल्थ को प्रमोट करती है। चले, और इसके अलावा टॉरिन, टॉरिन का पता है कि ये क्या होता है? मैम अमाइनो एसिड होता है जो नेचुरली हमारी बॉडी में होता है। वेरी गुड, ठीक है। तो ये किसने आंसर दिया है? आयजा ने? यस मैम, एक और लड़की भी थी उससे। वो दूसरी लड़की कौन थी? मैम मैं। चले ठीक है, शाबाश नूरुल आयजा। So glucosamine जो है वो एक अमाइनो शुगर है which is naturally present in the bones and cartilage. अगर मैं इसकी फूड सोर्सेज की बात करूँ तो हमारे पास आ जाती हैं shells of the shellfish और animal bones. ये दोनों जो है वो गुड सोर्सेज हैं ग्लूकोसामाइन की। और हम ये देख रहे हैं कि ये जो ग्लूकोसामाइन है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में, क्योंकि ये ग्लूटाथियोन के सिंथेसिस को प्रमोट कर रहा है जीन लेवल पे। टॉरिन जो है वो सल्फोनिक एसिड है, टाइप ऑफ एन अमाइनो एसिड है। और हाँ, ये हमारे ब्रेन में भी प्रेजेंट होता है, नेचुरली प्रोड्यूस होता है। और इसके अलावा फूड सोर्सेज की अगर बात करूँ टॉरिन की, तो हर्ब्स जो हैं, डिफरेंट हर्ब्स हैं जो कि टॉरिन की सोर्सेज हो सकती हैं। अब हम बात करेंगे इंटरेक्शन बिटवीन एंटीऑक्सीडेंट्स एंड जेनेटिक्स। सो ये जो आपको सामने फ्लो चार्ट नजर आ रहा है, यहाँ बॉटम से शुरू करते हैं। हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि रोल प्ले कर रहे हैं ऑक्सीडेटिव डैमेज को कॉज करने में या प्रमोट करने में। सबसे पहले हमारे पास जो है वो डाइटरी एंटीऑक्सीडेंट्स, इनटेक ऑफ द डाइटरी एंटीऑक्सीडेंट्स। फिर जेनेटिक वेरिएशंस, यानी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जेनेटिक बैकग्राउंड क्या है। Then endogenous intake of production of the endogenous antioxidants. These are the three important causative factors जो कि define करेंगे oxidative stress of an individual. फिर इसके अलावा आपको यहाँ लेफ्ट साइड पे जो है वो environment related factors भी नजर आएंगे। अब environment factors में हमारे पास external factors भी आ जाते हैं और internal environment of an individual भी आ जाता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स में हमारे पास पोल्यूशन आ गया, रेडिएशन है, स्मोकिंग है, xenobiotics है। xenobiotics क्या होते हैं? दे आर द केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर फाउंड विद इन एन ऑर्गेनिज्म दैट इज नॉट नेचुरली प्रोड्यूस्ड और एक्सपेक्टेड टू बी प्रेजेंट विद इन एन ऑर्गेनिज्म।
यानी ज़ीनोबायोटिक्स जो हैं वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि बॉडी में प्रेजेंट नहीं होने चाहिए और वो बट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं और फिर ऑब्वियसली उसकी वजह से जो है वो ऑक्सीडेटिव डैमेज और फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। इंटरनल एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात करते हैं। एक इंडिविजुअल का इम्यून रिस्पॉन्स, उसके एंजाइमेटिक रिएक्शंस और सेलुलर रेस्पिरेशन, ये 3 इंटरनल फैक्टर्स हैं जो कि लीड करेंगे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को इन योर बॉडी बाय द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होंगे, फिर वो क्या करेंगे कि वो ऑल्टर करेंगे जीन एक्सप्रेशन, डैमेज करेंगे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज़्यादा होगा, इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होगी और all of these factors will ultimately lead to the chronic degenerative diseases. So ये सिर्फ एक मैकेनिज्म है, जनरल मैकेनिज्म के कैसे एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो रोल प्ले करते हैं और डिफरेंट environmental factors, genetic variations रोल प्ले करते हैं to increase the oxidative stress in your body. ये भी हमारे पास फैक्टर्स हैं, डिफरेंट नेम्स हैं। तो हमारे पास एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स आ जाते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर्स आ जाते हैं जो कि रेगुलेट करें, इन्फेक्शियस फैक्टर्स भी आ जाते हैं जैसे डिफरेंट पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, वायरस हो गया, बैक्टीरिया, फंजाई, ये भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या फिर आपके कॉज करेंगे और उसकी वजह से टिश्यू डैमेज होगा, डीएनए सेल्स जो हैं वो डैमेज होंगे। ठीक है, ये जितनी भी एग्जांपल्स हैं ये आप लोगों को एज इट इज पता होनी चाहिए, आप इनको रीड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, हम आगे मूव ऑन करते हैं रिसर्च के ऊपर। अभी एक रिसर्च है जिसमें ये देखा गया कि जो डाइटरी जिंक है वो हमारे जीन लेवल के ऊपर एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है। अब ये एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हुई थी और इसमें ये ऑब्जर्व किया गया था कि जिंक जो है वो कैसे जीन लेवल के ऊपर या जीन एक्सप्रेशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स को रेगुलेट करता है। So according to the findings of this research, messenger RNA expression of the antioxidant enzymes increased and reached the maximum at the dietary zinc level of 33.8 milligrams per kg. So अगर हमारी डाइट में 33.8 milligrams per kg हम कंज्यूम कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, तो उसकी वजह से जीन एक्सप्रेशन ऑफ द एंटीऑक्सीडेंट लेवल्स इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा और जो इंक्रीज हुए थे एंटीऑक्सीडेंट्स, इट इंक्लूडेड द SOD which is superoxide dismutase and catalase. So these were the scientific evidence which proves के डाइट जो है वो जीन एक्सप्रेशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स को रेगुलेट कर सकती है। अब एक और रिसर्च हुई है और इसमें इफेक्ट ऑफ द डाइटरी फाइबर ऑन एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी, इम्यून स्टेटस एंड एंटीऑक्सीडेंट रिलेटिव जीन एक्सप्रेशन इन रैट्स को देखा गया था। यानी सिंपल जो हमारा डाइटरी फाइबर है उसका इफेक्ट देखा गया है कि हमारा एंटीऑक्सीडेंट रिलेटिव जीन एक्सप्रेशन क्या होगा और ये स्टडी रैट्स पे हुई है। Results of this study were that dietary fiber improves the antioxidant capacity. Fiber significantly increase the messenger RNA levels of the enzymatic antioxidant substance, and it upregulates the anti-inflammatory messenger RNA level, but it downregulates the pro-inflammatory cytokine messenger RNAs. ठीक है, तो ये मेजर फाइंडिंग्स हैं इस रिसर्च की जिससे ये प्रूव हो रहा है कि ओवरऑल डाइटरी फाइबर जो है वो एंटीऑक्सीडेंट स्टेटस को इम्प्रूव कर रहा है और जो मैसेंजर आरएनए एक्सप्रेशन है फॉर द एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट वो इंक्रीज हो रहा है। इसके अलावा ये अप रेगुलेट कर रहा है एंटी इन्फ्लेमेटरी मैसेंजर आरएनए। एंटी इन्फ्लेमेटरी मींस जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, एंटी मींस कि उसके अगेंस्ट काम करते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। लेकिन फाइबर जो है वो डाउन रेगुलेट कर रहा है प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकिन मैसेंजर आरएनए को। प्रो मींस जो कि प्रमोट करता है। तो इस तरह से ये भी प्रूव हो रहा है, इस रिसर्च के अकॉर्डिंग ये भी प्रूव हुआ कि जो डाइटरी फाइबर है वो इन्फ्लेमेशन को भी कम कर रहा है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम कर रहा है।
ठीक है, ये बच्चों फाइंडिंग्स जो है वो रिसर्च में एज एन एविडेंस ऐड की जाती हैं, तो इसकी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये आप रेड बॉक्स में देख सकते हैं। इस रिसर्च के अकॉर्डिंग जो देखा गया था वो पी फाइबर, स्वीट पोटैटो फाइबर और व्हीट ब्राउन फाइबर को कंपेयर किया था। पी फाइबर यानी जो पीस, जो मटर होते हैं, उसके फाइबर को देखा गया था, स्वीट पोटैटो के फाइबर को और व्हीट ब्राउन के फाइबर को कंपेयर किया गया था, और उनका इफेक्ट देखा था ग्लूटाथियोन के सिंथेसिस पे। तो ये रेड बॉक्स में आप देख सकते हैं कि there was a significant change with the consumption of the pea fiber, sweet potato fiber and wheat bran fiber. अब जो थर्ड रिसर्च है वो है deficient synthesis of the glutathione underlies the oxidative stress in aging and can be corrected by dietary cysteine and glycine supplementation. अब ये थर्ड रिसर्च में दो मेजर चीजें जो हैं वो फाइंडिंग्स हैं। पहली फाइंडिंग ये है कि ग्लूटाथियोन की डेफिशिएंसी जो है वो स्टार्ट होती है बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इन एजिंग, यानी एजिंग के साथ हमने ये देखा है कि ग्लूटाथियोन की डेफिशिएंसी ज्यादा हो जाती है, और ये जो है वो करेक्ट किया जा सकता है बाय द डाइटरी सिस्टीन और ग्लाइसिन सप्लीमेंटेशन के साथ। अब इसको देख लेते हैं इस रिसर्च में क्या फाइंडिंग्स थी। Glutathione deficiency in elderly humans occurs because of the reduction in synthesis, यानी डेफिशिएंसी इसलिए हो रही है क्योंकि सिंथेसिस कम हो रहा है, और स्पेसिफिकली ये एल्डर पॉपुलेशन के ऊपर रिसर्च की गई थी। अच्छा बच्चों देखो, जैसे एजिंग होती जाती है, अब आप लोगों के पेरेंट्स हैं, इवन हम लोग हैं, एजिंग जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, और एजिंग में ज्यादा होगा, एजिंग जो है वो स्पीड अप होना शुरू हो जाएगी। अब जो एल्डर पॉपुलेशन होती है उसमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज्यादा होता है और एजिंग जो है वो ज्यादा होती है। जैसे अब आपके पेरेंट्स होंगे तो उस एज में आप ये देखेंगे कि विद द एजिंग और बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस डिफरेंट डिजीजेस जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे हार्ट प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं, डायबिटीज स्टार्ट हो जाती है, इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस जैसे कि आर्थराइटिस हो गया, मतलब जॉइंट पेन, ठीक है, इन्फ्लेमेशन इन द जॉइंट्स। सो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करिए कि विद द एजिंग ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है और ये डिजीजेस हो रहे हैं। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है? तो अकॉर्डिंग टू दिस रिसर्च हमारी बॉडी में ग्लूटाथियोन का सिंथेसिस कम होना शुरू हो रहा है, और ग्लूटाथियोन जो है वो एंटीऑक्सीडेंट है, मास्टर एंटीऑक्सीडेंट है आपकी बॉडी का। Dietary supplementation with the glutathione precursors such as cysteine and glycine fully restores the glutathione synthesis and concentrations. So ये एक रिसर्च की मेजर फाइंडिंग है कि अगर हम डाइटरी सप्लीमेंटेशन दे रहे हैं सिस्टीन और ग्लाइसिन की, तो उसकी वजह से ग्लूटाथियोन का सिंथेसिस जो है वो फुली रिस्टोर हो सकता है, यानी जीन लेवल के ऊपर, और आपकी बॉडी जो है वो ग्लूटाथियोन को प्रॉपरली सिंथेसाइज करना शुरू कर देगी। और जब ग्लूटाथियोन जो है सिंथेसाइज होना शुरू होगा उसकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा और ऑक्सीडेंट डैमेज जो है वो कम हो जाएगा। So these findings suggest a practical and effective approach to decrease the oxidative stress in aging. ठीक है, in your practice हम लोग क्या करते हैं, ये देखते हैं कि अगर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है तो हम एंटीऑक्सीडेंट्स की सोर्सेज जो है वो ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं। जैसे हम लोग जो है वो विटामिन सी रिकमेंड करते हैं, हम ब्लूबेरीज, रेस्पबेरीज रिकमेंड करते हैं। तो इस रिसर्च के अकॉर्डिंग एक हमें नया पर्सपेक्टिव मिला है कि अगर स्पेशली आपके पास एज कोई एल्डरली पॉपुलेशन, कोई एल्डर क्लाइंट आता है, या वो क्लाइंट आए जिसमें एजिंग का प्रोसेस ज्यादा हो या स्पीड अप हुआ हो बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव ऑक्सीडेटिव डैमेज, तो हम लोग उसको सिस्टीन और ग्लाइसिन की सप्लीमेंटेशन जो है वो रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि सिस्टीन और ग्लाइसिन जो है वो डायरेक्टली ग्लूटाथियोन के सिंथेसिस को ज्यादा कर रही है। जी मलिहा, हैंड रेज किया था बच्चा आपने? नहीं मैम, वो गलती से हो गया था।
ठीक है बच्चों। तो वही बात है कि जैसे जैसे रिसर्चेस होती जाती हैं तो हमें अपनी प्रैक्टिस को अपडेट करते रहना चाहिए। अगर मैं सम अप करूं, एजिंग के जो है वो 3 इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, एजिंग के अंदर ना 3 इम्पोर्टेंट प्रोसेस जो है वो हो रहे होते हैं। सबसे पहले ग्लूटाथियोन का जो है वो सिंथेसिस कम होना शुरू हो जाता है। फिर इसके बाद रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज ज्यादा होना शुरू हो जाती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो ज्यादा होना शुरू हो जाता है। थर्ड इम्पोर्टेंट चीज ये है कि बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या बिकॉज ऑफ द जेनेटिक मॉडिफिकेशन, सिस्टीन रेजिड्यूज जो है वो भी कम होना शुरू हो जाता है। अच्छा जी, क्वेश्चन ये है कि जी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमें कैसे पता चलेगा कि किसी पेशेंट का ज्यादा है। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को हम रिलेट करते हैं विद द डिफरेंट पैथोलॉजिकल कंडीशंस, और इसके अलावा टेस्ट भी होते हैं। ठीक है, और इसमें जो है आप क्या कहते हैं, फिजिकल सिम्टम्स और साइंस भी देख सकते हैं। उससे हमें समझ आती है कि भी बॉडी का जो है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो ज्यादा है। ठीक है, तो मैं ये बता रही थी कि एजिंग में जो है वो ये 3 चीजें जो है वो हो रही होती हैं, जिसमें हमारे पास ग्लूटाथियोन का सिंथेसिस कम होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है, और किसी भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन की वजह से सिस्टीन रेजिड्यूज जो है वो कम हो जाते हैं। Oxidative stress has been linked to several age-related diseases. अब एज रिलेटेड डिजीजेस जो हैं वो कौन कौन से हैं? डेवलपमेंट ऑफ कैटरैक्ट्स है, एथेरोस्क्लेरोसिस और प्लाक फॉर्मेशन है, मैक्युलर डीजनरेशन, इम्यून डेफिशिएंसीज, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस एंड इंक्रीज्ड डीएनए डैमेज। सो ये सारी इलनेसेस जो हैं वो एज रिलेवेंट हैं, और ये इनके अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो लिंक्ड है। जैसे अभी आपने पूछा कि हमें कैसे पता चलेगा कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज्यादा है, तो अगर कोई ऐसा क्लाइंट आता है जिसको ये डिजीजेस हो तो हम इसको लिंक कर सकते हैं कि उसमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस लेवल्स जो है वो ज्यादा है। कैटरैक्ट्स क्या है? ये एक आई डिजीज है, और मेजर कॉज फॉर दी कैटरैक्ट्स फॉर्मेशन आर दी फ्री रेडिकल्स। हमारी बॉडी में जब फ्री रेडिकल ज्यादा होना शुरू हो जाते हैं तो उसकी वजह से हमारी विजन जो है वो इफेक्ट होती है, और ये स्पेशली एज रिलेटेड डिजीज है, क्योंकि विद दी एजिंग ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होना शुरू हो रहा है, तो इसका एक ये डिजीज जो है स्टार्ट हो जाती है। हम इस डिजीज को जो है वो ट्रीट कर सकते हैं बाय न्यूट्रलाइजिंग दीज रेडिकल्स विद द एंडोजेनस एंटीऑक्सीडेंट्स सच एज द ascorbic acid and glutathione। तो अगर हम एंडोजेनस एंटीऑक्सीडेंट जैसे ascorbic एसिड और ग्लूटाथियोन को कंज्यूम करें, बेसिकली ये साइंटिफिक रिसर्चेस हैं जो कि सॉल्यूशंस दे रही हैं कि हम कैसे डाइट के थ्रू अपने डिफरेंट डिजीजेस को ट्रीट कर सकते हैं। तो ascorbic एसिड और ग्लूटाथियोन की कंजम्पशन से हम कैटरैक्ट्स को कम कर सकते हैं। मैक्यूलर डीजेनरेशन भी एक आई प्रॉब्लम है, और इसमें जो आई का मैक्यूला है वो डीजेनरेट होना शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द फ्री रेडिकल्स। और फ्री रेडिकल्स जो है वो बाय प्रोडक्ट है एजिंग का, यानी जैसे जैसे एजिंग होती है फ्री रेडिकल फॉर्म होना शुरू हो जाता है आपकी बॉडी में। और मैक्यूलर डीजेनरेशन में होता यह है कि आपको एक ब्लरी विजन होती है, एक ब्लर स्पॉट बन जाता है, या समटाइम्स नो विजन हो जाती है इन द सेंटर ऑफ योर विजुअल फील्ड। इसको मैं आगे वाली स्लाइड से एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं जो नॉर्मल विजन है उसमें आपको ट्री जो है वो प्रॉपर नजर आ रहा है, लेकिन अगर मैक्यूलर डिजेनरेशन होगी तो आपको एक ऐसा ब्लैकिश और क्लाउडी सा स्पॉट सेंटर ऑफ योर विजुअल फील्ड नजर आएगा। तो इस तरह जो है वो विद द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मैक्यूलर डिजेनरेशन हो सकती है। एथेरोस्क्लेरोसिस एंड प्लेक फॉर्मेशन। अच्छा, अब जो आपको स्लाइड पे नजर आ रहा है ना, ये मैकेनिज्म नजर आ रहा है जिसकी वजह से प्लेक फॉर्मेशन हो सकती है। तो जब बॉडी में एलडीएल लेवल्स या डाइटरी एलडीएल लेवल हमारा ज्यादा हो, उसकी वजह से क्या होगा, इट विल बी डिपॉजिटेड अंडर द एंडोथेलियल सेल्स,
leading to the oxidation of the LDL, oxidized LDL, leading to oxidized LDL. और ये oxidized LDL जो है वो release होता है by the oxidation of the free radicals, and this attracts the macrophages, and macrophages initiates the plaque formation. और research के according जो alpha tocopherol है, what is alpha tocopherol? What is alpha मैम tocopherol? विटामिन ई का नाम। वेरी गुड, ठीक है। सो अल्फा टोकोफेरोल इज अ टाइप ऑफ विटामिन ई, और ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस को प्रिवेंट करने के लिए अल्फा टोकोफेरोल जो है इट ऑफर्स द प्रोटेक्टिव इफेक्ट। ये जो मैकेनिज्म है प्लेक फॉर्मेशन का और एथेरोस्क्लेरोसिस का, ये इसमें एक्सप्लेन हुआ है इस रिसर्च में। हाँ, ये देखिए, आपको एक हमारे पास हमारा नेटिव एलडीएल है, यानी वो एलडीएल जो कि आपने डाइट के थ्रू कंज्यूम किया है। अब जब वो ब्लड में रेगुलेट कर रहा है तो क्या होगा कि वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, बिकॉज ऑफ दी ऑक्सीडाइज होगा, कन्वर्ट होगा ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल में, OX एलडीएल। और ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल जो है वो एक harmful type of cholesterol है which is produced in your body when normal LDL is damaged by the chemical interactions with the free radicals. Free radicals जो हैं वो oxidation करवा देंगे LDL की, और वो convert हो जाएगा into the oxidized LDL। और ये oxidized LDL जो है वो attract करता है macrophages को, और ये मैक्रोफेजेस जो हैं वो लीड करते हैं प्लेक फॉर्मेशन को, या स्टार्ट करते हैं प्लेक फॉर्मेशन को। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आज का लेक्चर जो है वो रिलेटिवली इजी था, क्योंकि जो रिसर्चेस थी वो मेनली फोकस्ड इस पॉइंट पे थी कि हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर सकते हैं। और स्पेसिफिकली हमने आज के लेक्चर में ये देखा है, स्टडी किया है ग्लूटाथियोन को, विच इज द मास्टर एंटीऑक्सीडेंट। और फिर हमने डिफरेंट न्यूट्रिशनल फैक्टर्स भी देखे जिससे हम उसकी डेफिशिएंसी को ट्रीट कर सकते हैं। फिर आगे जाके आपने ये भी देखा कि एजिंग में कौन से फैक्टर्स जो है वो रोल प्ले कर सकते हैं, कौन से न्यूट्रिशनल फैक्टर्स, कौन से एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपका आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, बट स्टिल आप इसको रिवाइज करेंगे ताकि अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई बात नहीं समझ आती, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लें आप लोग। एनी क्वेश्चंस? मैम अल्फा टोकोफेरोल जो है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। जी बिल्कुल, ठीक है। अल्फा टोकोफेरोल जो है वो विटामिन ई है, इट एक्ट्स एज एन एंटीऑक्सीडेंट, और वो हमारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बॉडी में कम करेगा, फ्री रेडिकल्स को कम करेगा। मैम फिर एजिंग के लिए हम विटामिन ई भी तो यूज कर सकते हैं विटामिन सी के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि हम एजिंग के लिए विटामिन ई को जो है वो यूज कर सकते हैं, रिकमेंड करते हैं। आप आगे जाके जब विटामिन ई का इफेक्ट पढ़ोगे, क्योंकि ये जितने भी विटामिन है इनके ऊपर पूरा इंडिविजुअल लेक्चर बना हुआ है, तो वहां पे आप ये देखोगे कि कैसे विटामिन ई जो है वो एजिंग को प्रिवेंट करता है, और एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज जो है उसकी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करती है। चलिए जी बच्चों, कल आप लोगों ने जो है वो क्विज दिया था, और आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो बन सकते हैं आप लोगों के लेक्चर्स में से। और क्विज जो है वो सिर्फ एक वार्म अप ही होता है आप लोगों को बेसिकली बताने के लिए कि इस पोर्शन से क्या किस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, और थोड़ा सा आप लोगों को टीचर का भी आइडिया हो जाता है कि वो किस टाइप के क्वेश्चंस लेंगी।
मैं आप लोगों को बार बार ये बात समझा रही हूँ कि एलएमएस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस तरह रेगुलरिटी पे आप अपने फेसबुक को चेक करते हो, इसी तरह आप अपने एलएमएस को लॉग इन करो। आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड बाय द फैक्ट कि स्टूडेंट्स ने आज तक एलएमएस जो है वो लॉग इन ही नहीं किया हुआ था। वो मुझसे क्विज से 2 मिनट पहले ईमेल करके पूछ रहे हैं कि जी हमारा एलएमएस लॉग इन नहीं हो रहा, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मैंने आप लोगों को हर लेक्चर में ये बात बताई है कि एलएमएस को खोलें। हर इवन मैंने स्पेशल मीटिंग आप लोगों के लिए अरेंज की ये समझाने के लिए कि अपने एलएमएस को फंक्शनल करें, उसको यूज करें। खैर, आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग अपने ग्रेड्स के जिम्मेदार खुद हैं। बाय द एंड ऑफ द सेमेस्टर मेरे पास ये ना कहने आना कि मुझे इतने नंबर दे दें और पास कर दें, क्योंकि ग्रेड्स जो हैं वो आप अर्न करते हैं विद योर हार्ड वर्क एंड एफर्ट। अगर कोई बच्चा जो है वो एफर्ट डाल रहा है, मेहनत कर रहा है, उसको मार्क्स मिलेंगे बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस। एक बच्चा जो है वो क्लास भी नहीं ज्वाइन कर रहा, आधा सेशन 2 मिनट के लिए ज्वाइन करता है, फिर चला जाता है, फिर रीज्वाइन करता है, ऐसे बच्चे जो है वो खुद सफर करेंगे अपने ग्रेड्स में। मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगी। जी नूर फातिमा। एक्सक्यूज मी मैम, मैंने कहना मैम था ये कि आप लास्ट क्विज था एक या और आप कोई और क्विज भी लेंगी? पहले नूर फातिमा बोले। मैम मैं कह रही थी कि इस क्विज में थोड़े से इश्यूज आ गए थे, तो आप एक और अरेंज कर सकती हैं। अभी नहीं, बेशक थोड़ी देर बाद रख लें, मतलब 5 लेक्चर्स हो जाए तो आप वो कंडक्ट कर लें, क्योंकि मैम ये फर्स्ट टाइम था तो हमें समझ ही नहीं आ रहा था। कभी टाइम चेंज हो रहा था और कभी बंद हो रहा था खुद ही। कुछ भी नहीं हुआ था बच्चों, जो टाइम चेंज हुआ था वो आप लोगों को मतलब उसका इफेक्ट आपके उसके ऊपर तो नहीं आया ना? जी मैम, कोई इफेक्ट नहीं आया। कोई इफेक्ट नहीं था। मैंने आप लोगों के रिस्पॉन्सेज देखे हैं, सबका मतलब किसी बच्चे की कोई मिस्ड अटेम्प्ट नहीं थी बिकॉज ऑफ द टाइम या कोई भी जो भी इशू आपका हुआ था एलएमएस पे। अच्छा मैम, वो मैंने फर्स्ट टाइम करने के बाद ना मुझे थोड़े से मिनट मिले थे, मैंने कहा वहाँ पे आ रहा था कि आप दोबारा कर सकते हैं, तो मैंने हम्म। second time को भी किया, तो वो टाइम कम होने की वजह से वो पूरा कर नहीं सका। तो अच्छा जब रिव्यू बच्चों आया ये, तो हाँ, रिव्यू फर्स्ट जब आया अटेम्प्ट में तो मेरे फुल थे। फर्स्ट का आया। ठीक है। अब आप लोगों के सेक्शन में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था कि क्विज जो है वो क्लोज हो गया था, जो लोग अटेम्प्ट कर रहे थे 8-10 पे। तो इस वजह से मैंने आप लोगों को सेकेंड अटेम्प्ट दे दी थी कि अगर किसी का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो अब री अटेम्प्ट कर ले, अगर कोई लॉग आउट हो गया है, कुछ प्रॉब्लम हो गया उसकी वजह से। वैसे मेजोरिटी ऑफ दी स्टूडेंट्स को कोई इशू नहीं हुआ था। और जब 2 अटेम्प्ट्स होती हैं तो जो हाईएस्ट ग्रेड जिस अटेम्प्ट में होता है उसके मार्क्स लगते हैं। थैंक यू मैम। ठीक है। तो इसके अलावा मैं खुद मैनुअली आप लोगों की अटेम्प्ट्स देखूंगी, जो आप लोगों ने 4 मिनट में और 2 मिनट में अटेम्प्ट की हुई है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट उसमें कितने नंबर हैं। क्योंकि उसका मतलब ये है कि आपने एक बार एक अटेम्प्ट कर ली थी और फिर आपने दूसरी अटेम्प्ट की और उसमें इम्प्रूव किए मार्क्स। ठीक है। तो ग्रेडिंग जस्टिफाइड होगी, अनफेयर नहीं होगी, बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस होगी। और जो आपने व्हाट्सएप ग्रुप में कारनामे सर अंजाम दिए हैं, मेरे पास उन सब स्टूडेंट्स के नेम्स हैं। इंशाल्लाह अभी आपको मंडे ट्यूसडे तक मैं ईमेल कर दूंगी। ठीक है, एज अ मैम वार्निंग। सेक्शन बी जो मेरे पास ग्रुप है ना मैम, मैंने क्विज के टाइम वहाँ पे प्राइवेसी लगा दी थी, और मैं क्विज जब होने लगता है तो मैं खुद कह देता हूँ सबको, खुदा के लिए कोई बंदा चीटिंग ना करे, और मैं प्राइवेसी लगा देता हूँ। किसी और ग्रुप में हुआ होगा उसका मैं नहीं कह सकता जी, मैम। सेक्शन बी के मेरे पास एविडेंसेस हैं, मुझे नहीं तो पता मैम कौन फिर सी प्राइवेसी लगती है। वो आदिल के पास जो ग्रुप है उसके अंदर हुआ होगा, लेकिन जो मेरे पास उसमें कोई ऐसी चीटिंग वाली चीज नहीं थी। मेरे पास ठीक कोई है, ग्रुप नहीं। चलो जिसके पास जो भी ग्रुप है वो तो बात की बात है ना। बात ये है कि जो लोग कर रहे थे ना उनको ईमेल आ जाएगी एज अ वार्निंग। ठीक है। अब उस ईमेल का पॉइंट सिर्फ ये है कि मैं आपको बता दूं आपकी सारी असेसमेंट्स इसी तरह ऑनलाइन पैटर्न पे एलएमएस पे होंगी। अभी तो ये सिर्फ 10% का एक क्विज था, आगे आप लोगों का जो है वो 40% का फाइनल होगा। वहां पे मैं तो हैरान हूँ कि आप लोगों के पास टाइम इतना कम होता है, इसके बावजूद आप बैठे हुए होते हो कि जी लैपटॉप से कोई स्क्रीनशॉट भेज रहा है कि जी इसका आंसर मुझे बता दो, इसका आंसर। सबके पास अलग अलग केसेस थे। कार्बोहाइड्रेट जो है वो 2 तरह से लिखा हुआ था, हाशिम के 3 केसेस जो थे वो अलग तरह से लिखे हुए थे। कोई कह रहा है मुझे हाशिम का आंसर बता दो, कोई कह रहा है जी मुझे कार्बोहाइड्रेट का आंसर बता दो। गलत आंसर आप लोगों ने लिखे हुए हैं।
खैर इट्स मुझे पता है ये स्टूडेंट साइकी होती है कि हमने चीटिंग करनी है, हम पे फर्ज है। तो मैं आपको बता दूं कि फाइनल में जो है आपको 0 लेवरेज मिलेगी। क्विज में मैं आपको लेवरेज दे रही हूँ, एक वार्निंग दे रही हूँ। फाइनल में ये सीधा चीटिंग केस बनेगा। अगर बाद में आप फेल हुए बिकॉज ऑफ द चीटिंग केस या कोर्स रिपीट करना पड़ा, वापस भी मेरे पास ही आओगे। तो इसलिए जो है अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि इट्स अनफेयर फॉर दोस्त जो ऑनेस्टी के साथ काम करते हैं और उनके नंबर रह जाते हैं और जो आपस में डिस्कशन करते हैं वो कर देते हैं। सबसे बड़ी बात, जो बताने वाले होते हैं ना, वो सबसे बड़े बेवकूफ़ होते हैं, क्योंकि ग्रेडिंग जो है वो रिलेटिव होती है। सही है, अगर आप खुद बताओगे ना तो आगे वाले बच्चों का आंसर आ जाएगा और आपके खुद के नंबर कट जाएंगे। तो बेहतर है कि आपकी खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी ग्रेडिंग की, अपने ग्रेड्स की हिफाजत करना। तो उसको कोशिश करें कि इधर उधर जो है वो एक्सचेंज ना करें, चाहे जितने मर्जी पक्के दोस्त हों। बाद में जो है ना, मैंने लास्ट सेमेस्टर में भी चीटिंग केसेस किए थे और मैंने उन बच्चों को मार्क्स नहीं दिए थे। ठीक है, वो मुझसे यही लड़ते रहे कि जी हमने चीटिंग नहीं की। एक से आंसर जो है वो डिटो सेम है। फिर एंड पे ज़ाहिर है बच्चों को भी पता होता है वो किस हद तक डिफेंड करेंगे अपने आप को, जब उन्हें पता उन्होंने की है चीटिंग। तो इसलिए बेहतर है कि आगे जाके ज़्यादा वेटेज आपकी जाए। अभी सिर्फ 10% का क्विज था, तो आगे इस तरह की कोई गलती ना हो। जहाँ तक नूर ने मुझे कहा है कि आप एक और क्विज ले लें, बच्चों आप लोगों के असेसमेंट प्लान में टोटल 2 क्विजेज हैं और दोनों की 10% वेटेज की वेट 20% के 2 क्विजेज हैं आपके। तो बेस्ट वन नहीं होगा, या तो वो एवरेज लगेगा या वो सम लगेगा दोनों क्विजेस का। ठीक है, मतलब मैम मतलब क्या है एवरेज सम? एवरेज से जैसे अभी आपका एक 10% का क्विज हुआ है ना, और एक आपका दूसरा क्विज होगा 10% का, तो इन दोनों क्विजेस की जो एवरेज होगी आउट ऑफ 20 वो लगेगी। ओके सही है, या अब वो मैं मेथड देख लूंगी कि मैंने, ये 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो मैं दोनों को ऐड कर सकती हूँ या मैं दोनों में एवरेज लगा सकती हूँ। जैसे अगर एक में आपके 2 आए हैं और एक में जो है आपके 8 आ गए हैं, तो या तो वो ऐड होंगे 10 हो जाएंगे, या ये है कि एवरेज लग जाएगा। तो ओके मैम। एवरेज में फिर भी काम आते हैं, लेकिन खैर जो बेस्ट वन की ऑप्शन है वो नहीं होगी। ये बात मैंने आप लोगों को शुरू में बताई थी कि आपकी ये असेसमेंट है, इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आपने कंप्लीट करना है। ठीक है, मैम ये जो बाकी क्विज मैम था, 3 क्विज ले लें। बच्चों अब इतना टाइम नहीं होता 3 क्विजेस लेने का, क्योंकि आप पता है आपके मिड टर्म भी जो है वो ऑनलाइन होंगे, फिर वाइवास भी हैं, तो मुश्किल है। मैम मैम 7 जून को कोई एक यूनिवर्सिटी दे ओपन हो सकते रही है। हैं, मैम आपको असाइनमेंट दे दें इसके, मतलब फिर उसमें से जो बेस्ट होगा वो चूज कर लीजिएगा। बच्चों मैंने ना असेसमेंट प्लान बना लिया है और एज सच कोई और असेसमेंट जो है वो ऐड ऑन नहीं हो रही थी, तो इसलिए जो है अभी फिलहाल यही है। मैं बाकी ये है कि ये देख सकती हूँ कि अगर वेटेज थोड़ी सी एडजस्ट हो जाए विद मिड। मैंने अभी पूछा हुआ है कि अगर मिड की मैं वेटेज ज़्यादा कर दूँ तो ये है कि फिर मैं आपके ये क्विजेस 10% के करके तो बेस्ट वन हो जाएगा वो। लेकिन ये है कि फिर पूरा 10% जो है वो मिड टर्म में चला जाएगा। नो मैम ऐसे कैसे ठीक है निकलेगा? मैम। अगर टाइम रहा तो आप ले तो लीजिए। मैम आप एक एक्स्ट्रा क्विज रख लें। मैम मैंने आपसे क्विज के बारे में ये बात करनी थी कि आपने जब टाइम आगे किया था तो मेरा पेज बंद हो गया था, और जब मैंने हम्म दोबारा उसे स्टार्ट किया था ना, तो जितने हम्म मिनट बाद मैंने 8:15 के लिए जो मैंने 5 मिनट बाद स्टार्ट किया ना उसे, तो वो टाइम मेरा चल रहा था और उसी एमसीक्यू पे था। तो फिर जब मैंने सारा कर लिया तो फिर मुझे ये था कि पता नहीं मेरा सही हुआ है कि नहीं हुआ, मैंने जल्दी जल्दी किया टाइम की वजह से। तो फिर मैंने सेकंड क्विज भी अटेम्प्ट किया था, क्योंकि उसके ऊपर आ रहा था कि मतलब दोनों में से कोई एक जो है, मतलब अटेम्प्ट का आ रहा था कि कोई एक जो है वो होगी। तो सेकंड वाला कि मैंने सही कर लिया था बिल्कुल। तो मुझे यही था कि मतलब हाईएस्ट जिसमें से दोनों में से आएंगे। तो लेकिन वो अब आपके ऊपर है जिस तरह से आप करें। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा था कि मेरी सेकंड अटेम्प्ट ज़्यादा बेहतर थी पहले की बजाय, क्योंकि पहले में मुझे कन्फ्यूजन हो गई थी सारी वो टाइमिंग की वजह से। और पहले 8 बजे का आपने कहा था, फिर 8:10 का था, फिर 8:15 हो गया। तो
बस। वो इसीलिए था बच्चों, क्योंकि आप लोगों को एलएमएस ही नहीं खोलना आ रहा था। अब मैं क्या करती? अब मुझे उन बच्चों को देखना था, क्योंकि मैंने तो एक ही टाइम पे शुरू करना था। फिर बाद में मेरे पास बच्चे आके यही कहते कि जी हम एलएमएस ही नहीं खुला, इस वजह से टाइम चेंज हुआ है। खैर मुझे पता है, इट वाज एक्सपेक्टेड कि यही होगा। आप लोग जो है बाद में आके आप लोगों को प्रॉब्लम्स आएंगे, इसीलिए मैंने भी जो है मैं खैर बच्चों देख लूंगी, अगर हुआ तो मैं ऐड कर दूंगी। मुझे पता है मैंने पिछले सेमेस्टर में भी 5 क्विजेस लिए थे इसी वजह से, क्योंकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाती है इस तरह और आपको समझ आ जाता है एलएमएस को यूज करना। आई विल ट्राई कि एडजस्ट हो जाए थर्ड क्विज, वरना ये है कि वेटेज को थोड़ा सा ऊपर नीचे करके देखना पड़ेगा। सही ओके है। मैम। बाकी ये है कि आप लोग को मैं मैसेज यही दूंगी कि अपनी मिस्टेक से लर्न करो, ताकि आगे जाके इम्प्रूव कर सको। जब तक आप अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट नहीं करोगे, उनको आइडेंटिफाई नहीं करोगे, तब तक आप लर्न नहीं कर सकते। यही मिस्टेक आप रिपीट करोगे, फिर वो जो है आगे आपका ही नुकसान होगा, अगर आप यही मिस्टेक जो इसमें हुई है उनको रिपीट करो। जिसमें से एक मेजर मिस्टेक ये है कि आप लोगों ने जो बैठ के व्हाट्सएप ग्रुप में अपना टाइम जाया किया है। ठीक है, एक तो ये मिस्टेक है। इसके अलावा कि जो कुछ बच्चों को टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आता है। आई होप कि किसी को इस क्विज में प्रॉब्लम ना आया हो। बट इसमें ये है नहीं कि आया टाइम मैम। टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है आगे जाके, क्योंकि ये क्विज था तो इसलिए इसमें टाइम भी इतना स्ट्रिक्ट नहीं था। आगे जाके जब हमें समझ आ जाएगी कि बच्चों को समझ आ गया कि कैसे जो है वो अटेम्प्ट करना है, क्योंकि मिड टर्म की टाइमिंग एज अ स्कूल एज अ डिपार्टमेंट डिसाइड होते हैं। ठीक है, तो तब हम एज एन इंडिविजुअल ये नहीं देख सकते कि इतने बच्चों को इतनी देर का टाइम दे दें। तो अपने टाइम को और इन सब चीज़ों को आपने खुद देखना है, और किस तरह से अपने कंटेंट को कवर करना है ये भी अब आप लोगों ने अपने अपने इंडिविजुअल बेसिस पे देखना है। ठीक है। मैं 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 बस अब इतना ही करूँगी कि देख लूँगी कि अगर आपको कोई एक्स्ट्रा क्विज ले लूँ या कोई वर्कशीट ले लूँ। यस मैम प्लीज। यस ठीक है मैम, मैम। थैंक मैम सब कुछ ठीक था। मैम हाँ वो जी। ना ये मुझे थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन टाइम जितना आपने दिया हुआ था ना, और क्विज जैसा था इजी, जिसको आता हो वो आधे से ज़्यादा मतलब आधे से कम टाइम में भी कर सकता था। हमने टाइम का बिल्कुल बिल्कुल काफ़ी। बिल्कुल ऐसा ही था। एक्सक्यूज मी मैम, 7 से यूनिवर्सिटी रीओपनिंग हो रही है, फिर हमारी क्लासेस ऑन कैंपस होंगी? हम देखते हैं बच्चों क्या होता है, इस बारे में मुझे कुछ कह नहीं सकते अभी। इवन हमें रजिस्ट्रार ने भी अभी यही ईमेल किया है कि अभी देखते हैं क्या डिसाइड करते हैं। फिलहाल तो ऑनलाइन ही है ना। मैम जी जमीशा। मैम मैंने ये पूछना था कि आपने 2 क्विजेस दिए थे ना, तो हम्म आपने बाद में ये कहा था कि एक मतलब आप एक अटेम्प्ट कर लें वही काफी है, लेकिन मैंने दूसरा भी किया था थोड़ा सा, उसमें से भी आपने मार्क्स दिए हुए थे, इसमें से भी, तो क्या वो दोनों जरूरी थे? नहीं नहीं, मैंने यही आप लोगों को ईमेल भी की थी। पता नहीं आप लोग खुद से सेल्फ अज्यूम कैसे कर लेते हो। अटेम्प्ट जो है वो मैंने जस्ट एन एडवांटेज उन बच्चों के लिए दिया था जिनको कोई एलएमएस पे प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि कुछ लोगों को लॉगिन के प्रॉब्लम से, कुछ लोगों का जो है वो जब टाइम आउट हुआ तो कुछ बच्चे जो है वो घबरा गए, उन्होंने अपना लॉग आउट कर दिया। तो जब वो लॉग आउट कर देते हैं तो अटेम्प्ट खत्म हो जाती है। तो इस वजह से मैंने सेकेंड अटेम्प्ट उन बच्चों को दी थी। नहीं मैम, और वो कुछ बच्चे कह रहे थे ग्रुप में कि सेकंड अटेम्प्ट भी करनी थी, तो मैंने तो इसलिए यही तो पूछा। प्रॉब्लम है ना। आप लोग खुद से, एक और बात मैं बता दूं, पूरा सेमेस्टर ये बात याद रखना, जो चीज मैं बोलूंगी ना वो ईमेल के थ्रू मैं आपको खुद बोलूंगी। यस खुद मैम। से कुछ भी अज्यूम नहीं करना। ठीक है। मेरे ओके पास मैम। फाइनल वाइवा में एक स्टूडेंट आई और उसने मुझे आके ये कहा कि मैम वो ग्रुप में सब लोग कह रहे थे कि हमारा वाइवा लेट हो गया ना, तो इसलिए मैं लेट आई हूँ। और मैं सुबह से लगी हुई थी और वो बंदी जब एंड पे आई तो मैं हैरान थी कि उसने ये स्टेटमेंट कैसे दी है। मेरे पास सब बच्चे सीक्वेंस में आए थे, कोई कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। तो मैंने उसके फाइनल वाइवा में मार्क्स काटे थे सिर्फ इस वजह से, क्योंकि मुझे पता था वो एंड पे सिर्फ इसलिए आई थी कि उसे लग रहा था कि शायद मैं क्वेश्चन सुन लूंगी तो जी मैं पास हो जाऊंगी वाइवा में। तो ये सारी चीजें हम लोगों को पता होती हैं। इस तरह के एक्सक्यूजेस जो है ना टीचर के ऊपर डालने वाले, ये सोच समझ के डाला करो।
नहीं मैम, चलो कुछ फिर बच्चों ने कहा था कि सेकंड अटेम्प्ट भी करनी थी, वो जरूरी है, और यस तब तो मैम। टाइम भी खत्म हो गया हुआ था, तो हम लोग तो तो ये खुद नहीं डर कह गए थे रही है कि कैसे कह दिया आपने कि वो जरूरी है? मैम कहाँ मैंने है ये 3-4 बात? दफा कंफर्म भी किया था, मैंने पूछा भी था, तो बच्चों ने यही कहा था कि हाँ जी जरूरी है जरूरी है तो यही जरूरी है। कह रही ना, बच्चों से पूछनी होती हैं ये बातें। और वो बेवकूफ बच्चे कौन थे जो ये बोल रहे थे कि जरूरी है? उनको ये बात किसने कह दी थी कि जरूरी थी? मैम कुछ भी नहीं था, सब कुछ ठीक था, कोई टाइमिंग का भी इशू नहीं था, और सब कुछ। खैर चलें, बहरहाल मैंने आपको समझा दिया। वो जो अटेम्प्ट होती है ना, वो जो हाईएस्ट ग्रेड होता है वही लगता है। और इसके अलावा मैं आप लोगों के अटेम्प्ट्स मैन्युअली देखूंगी। जिन लोगों ने सेकंड अटेम्प्ट्स जो हैं वो एक्स्ट्रा की हुई हैं, उनकी वो ऑटो पे डिलीट हो जाएंगी। और डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट कैसी थी, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि सेकंड अटेम्प्ट में ज्यादा नंबर थे। ठीक है, चलें फिर। क्योंकि बच्चों देखो, फेयर ग्रेडिंग होनी चाहिए। मैं इस हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ कि कोई भी बच्चा जो है वो एडवांटेज ले, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू ले या जैसे मर्जी ले। सो जो बच्चे ऑनेस्टी के साथ काम कर रहे हैं, पूरे मार्क्स ले रहे हैं, वो डिजर्व करते हैं। और जो इधर उधर घूम रहे हैं, तो वो फिर वो खुद अपने कॉन्सिक्वेंसेस के जिम्मेदार हैं। ठीक है, चलें फिर सेशन को एंड करते हैं। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह आप रिवाइज करके आइएगा इस लेक्चर को। तो जल्दी जल्दी मैं इसको पहले आप लोगों से क्वेश्चंस पूछूंगी नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अब रमजान खत्म हो गया, स्लॉट बड़ा हो गया, तो अब आपसे रेगुलर क्वेश्चनिंग होगी, उसकी बेसिस पे आपके मार्क्स लगेंगे पार्टिसिपेशन के। ओके मैम। ओके मैम। मैम ऑलराइट जी। मैम ये बता जाए, मैक्यूलर जो है वो आई में कौन सा पार्ट होता है? ये देखें, ये आपको, ये जो आपको नजर आ रहा है आई का स्ट्रक्चर, ये जो मेन सेंटर में ये रेड कलर का आपको जो नजर आ रहा है, ये मैक्यूला है। ठीक है, और ये डैमेज हो जाता है बिकॉज ऑफ दी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ये देखिए, ये मैक्यूला है, बैक साइड पे होता है ये। और बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्री रेडिकल्स और एजिंग, इसकी वजह से ये डैमेज होना शुरू हो जाता है, और फिर इस तरह आपको ब्लरी स्पॉट नजर आता है। ठीक है, थैंक यू। You're welcome. All right, Allah Hafiz everyone. I'm going to end this session. अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज़।